दोस्तों, कोल्ड वार के आखिर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क ना तो बरतानिया था, ना फ्रांस और ना ही चीन, बल्कि तीसरी बड़ी एटमी ताकत था यूक्रेन। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया के नक्शे में 16 नए मुल्क वजूद में आए थे, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन की आज़ादी का अमल मॉस्को के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि यूक्रेन में मॉस्को के 5000 एटमी हथियार नस्ब थे। यहाँ के फौजी अड्डों के ज़ेरे ज़मीन बंकरों में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल रखे गए थे और हर एक मिसाइल 10 थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब्स को ले जाने की सलाहियत रखता था, जो कि अब तक का बनाया गया दुनिया का सबसे तबाहकुन तरीन हथियार है। और ये बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर थे। और ऐसे हथियार यूक्रेन के अलावा सिर्फ रूस और अमेरिका के पास थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन ने इन एटमी हथियारों से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया? जनवरी 1992 में सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के एक माह बाद यूक्रेनी सदर और वज़ीर दिफा ने फ़ौजी कमांडरों और उनके जवानों को हुक्म दिया कि वो इस नए मुल्क के साथ वफादारी का हल्फ उठाएं। ये एक ऐसा कदम था जिससे वो चाहते थे कि वो बाकी बचे सोवियत हथियारों पर अपना कंट्रोल संभाल सकें, मगर बहुतों ने इनकार कर दिया। और वो फौजी जिन्होंने यूक्रेन के जौहरी हथियारों का इंतज़ाम संभाला था, वो अब इन हथियारों की ऑपरेशनल हैसियत के बारे में सख्त परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, इसके बावजूद कि यूक्रेन के पास ये एटमी हथियार मौजूद थे, मगर इन हथियारों पर यूक्रेन का कोई ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। मतलब ये कि इन हथियारों को लॉन्च करने के लिए जिन कोड्स की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ रूस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के पास थे, और बिना उन कोड्स के ये मिसाइल्स लॉन्च नहीं किए जा सकते थे। इसके अलावा अगर यूक्रेन इन जौहरी हथियारों पर अपना ऑपरेशनल कंट्रोल बनाने की कोशिश भी करता, तो इस पर नेटो इत्तेहादियों का रद्द अमल आता और शायद नेटो और अमेरिका यूक्रेन को बतौर आज़ाद मुल्क कभी तस्लीम ही ना करते। इसके अलावा रूस, जो अपने बॉर्डर पर किसी भी एटमी ताकत मुल्क को नहीं देखना चाहता था, उसकी तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आता। और साथ ही साथ इन हथियारों की सेफ्टी और मेंटेनेंस पर आने वाली लागत भी एक नए वजूद में आए मुल्क की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन के अलावा बेलारूस और कजाकिस्तान में भी सोवियत यूनियन के नस्ब किए गए एटमी हथियार मौजूद थे, जिसके बाद नेटो और ख़ास करके अमेरिका में इस बात की तशवीश बढ़ गई कि इन लातादाद हथियारों को सिक्योर करना चाहिए इससे पहले कि ये गलत हाथों में पड़ जाएं। जिसे देखते हुए अमेरिका ने CTR या कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। इस प्रोग्राम के तहत इन साबका सोवियत जमहूरियतों को फंडिंग और एक्सपर्टीज़ दी गई कि वो इन एटमी, बायोलॉजिकल और कीमियाई हथियारों के ज़हीरे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और इन तमाम तर वजूहात ने यूक्रेन को 1994 में बुदापेस्ट मेमोरेंडम पर दस्तखत करने पर मजबूर किया। इस मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन को एटमी हथियारों के तबादले के बदले में सिक्योरिटी गारंटीज़ दी गई। इस मेमोरेंडम पर रूस, यूक्रेन, बरतानिया और अमेरिका ने दस्तखत करके ये वादा किया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ ताकत या धमकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर एक मुल्क इसकी खुद मुख्तारी और इसके बॉर्डर्स को कबूल करेगा। मुआहदे के बाद यूक्रेन ने सबसे पहले बॉम्ब्स, आर्टिलरी शेल्स, लैंड माइंस और तमाम कम दूरी पर मार करने वाले हथियारों को, जिन्हें मुंतकिल करना आसान था, उन्हें रूस के हवाले किया ताकि ये हथियार किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। और फिर तवील दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों की बारी आई, जिनका वज़न 100 टन तक होता था, जो 90 फीट तक ऊंचे थे। मई 1996 में यूक्रेन ने अपने आखिरी एटमी हथियार को रूस वापस जाते हुए देखा। व्लादिमीर तोलुपको साबिक न्यूक्लियर बेस कमांडर था, जो यूक्रेनी पार्लियामेंट का नुमाइंदा भी बना। वो एटमी हथियारों की अहमियत को जानता था, जिस पर उसने 1992 में असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन को कम से कम तवील फासले तक मार करने वाले इतने
इतने मिसाइल्स अपने पास रख लेने चाहिए कि जिनसे यूक्रेन किसी भी जारहियत में अपना दिफा कर सके। उसके इस मौक़िफ़ को कभी भी वसी हमायत हासिल नहीं हो पाई, मगर यूक्रेनियों को इन हथियारों की ज़रूरत तब महसूस हुई जब रूस ने 2014 में यूक्रेनी इलाके क्राइमिया पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। और आज यूक्रेनी अवाम उस दौर को याद करते हैं जब वो कभी दुनिया की तीसरी बड़ी एटमी ताकत हुआ करते थे। यूक्रेन के साबका वज़ीर दिफा ने अपने बयान में ये कहा कि हमने एटमी काबिलियत को बग़ैर किसी वजह के छोड़ दिया। दोस्तों, अब जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर जंग का ऐलान कर दिया है और यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा भी कर लिया है, और अब ये कोई भी नहीं जानता कि ये जंग कब तक चलेगी और यूक्रेन कब तक रूस के आगे टिक पाएगा, मगर एक चीज़ तय है कि अगर यूक्रेन ने 1994 में अपने हथियारों को रूस के हवाले ना किया होता तो आज उनकी आज़ादी पर कोई भी हमला ना करता। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन की एटमी हथियारों से छुटकारा पाने की तारीख। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।